अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 6 और हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। और इससे पहले हमारा जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसका एक टेबल नेक्स्ट पेज पे है, वो टेबल रह गया था। हम उस टेबल को सबसे पहले देख लेते हैं। ये जस्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। हमारे पास टेबल है कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। मतलब जब हम हवा अंदर ले जाते हैं और जो हवा हम बाहर रिमूव करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब हम हवा अंदर ले जाते हैं तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है। तो जो हम मोस्टली जो हवा है ना, इसमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है नॉर्मल जो होती है वो 21% होती है। क्लियर। और जब हम इनटेक मतलब अंदर ले जाते हैं और हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट्स, उसके बाद हमने लास्ट एल्वुलस पढ़ा था, वहां पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं। गैसेस एक्सचेंज जब होते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलस में आ जाती है और एल्वुलस से जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाती है, ब्लड में चली जाती है। अब इस तरह से ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो जब हम हवा बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और वो 16% हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है। तो ये पहला एमसीक्यू है हमारे पास। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर 21% एंड इन एक्सपायर्ड एयर, मतलब जो हम हवा बाहर निकालते हैं उसमें 16% होती है। क्लियर। उसके बाद है ठीक इसी तरह से जब हम हवा अंदर ले जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.04%। और जब हम आफ्टर गैसेस एक्सचेंज रिमूव करते हैं एयर तो क्या होता है, ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चली जाती है एल्वुलर डक्ट्स के अंदर, यानी एल्वुलस के अंदर। और जो अंदर ऑक्सीजन होती है वो अंदर जो एयर अंदर है एल्वुलस के अंदर है, उसमें से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। तो इस तरह से जब हम हवा बाहर रिमूव कर रहे होते हैं तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। यानी इनटेक किया था तो 0.04% और जब हम एक्सपायर्ड करेंगे तो क्या होगा, 4% जो है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है। तो इंस्पायर्ड एयर में 0.04% और जबकि एक्सपायर्ड में 4%। उसके बाद तीसरा है हमारे पास अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। याद रखें कि हवा के अंदर जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है वो 79% है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। सेकेंड ईयर में वैसे डिफरेंट है। जो 79% है हवा के अंदर, जो हम इनटेक करते हैं उसके अंदर भी 79% और जब हम एक्सपायर करते हैं उसके अंदर भी 79%। इसका मतलब हमारी बॉडी में नाइट्रोजन जो है वो जो है इस्तेमाल नहीं होती। उसकी वजह एक ये है कि नाइट्रोजन क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है और इसके अंदर जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी जो बॉडी सेल्स हैं उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है अब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। हम जो हवा है ये मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है इसकी कंसंट्रेशन, पानी की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, वाटर वेपर डिफरेंट होते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि जब हम हवा अंदर लेके जा रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है वाटर की वेपर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन जब हम एक्सपायर करते हैं एयर को तो जो हमारे पास वाटर वेपर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वाटर वेपर्स जो हैं वो सैचुरेटेड हो जाते हैं। सैचुरेटेड मीन कि हवा के अंदर जो है वो सेम कंसंट्रेशन इन मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद है अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। जब हम हवा इनटेक करते हैं तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी नेजल कैविटी है इसके अंदर हेयर्स और म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है कि इनकमिंग एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेना। और म्यूकस का काम होता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को जो है वो किल कर देना। क्लियर। तो जब इनटेक करते हैं तो हवा के अंदर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स वेरिएबल होते हैं, लेकिन जब हम एक्सपायर कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ऑलमोस्ट नन, मतलब मौजूद नहीं होते हैं, क्योंकि वो पहले ही रोक दिए गए होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर नहीं रिमूव होते। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास, अब देख लें इसके अंदर अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स
जब हम इनटेक करते हैं तो वेरिएबल, और जब हम एक्सपायर करते हैं तो ऑलमोस्ट नन। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास है कि ये इसका भी आंसर वही है कि जो नेजल कैविटी है उसके अंदर जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, इनकमिंग एयर का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल कर लेते हैं। क्लियर हो गया? तो मतलब जब हम हवा अंदर ले जाएंगे तो वो हवा जो होगी वो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर हो सकती है, मतलब वेरिएबल है टेम्परेचर। लेकिन जब हम हवा रिमूव करेंगे तो उस वक्त जो टेम्परेचर होगा एयर का वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37, तो जो एक्सपायर करेंगे एयर उसका टेम्परेचर भी कितना होगा, 37 सेल्सियस स्केल। क्लियर? उसके बाद है, अब ये हमारा टेबल हो गया ये एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो हम उसको क्या नाम देंगे, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। मतलब हम इसकी अगर डेफिनेशन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रिस्पायरेटरी सिस्टम कॉल्ड रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम को लास्ट हमने डिस्कस किया था कि ऐसा सिस्टम जो ह्यूमंस के अंदर या हायर एनिमल्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज के लिए सिस्टम पाया जाता है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई वेरिएंट या कोई केमिकल अगर चला जाए तो उससे क्या हो जाता है, जो ऑर्गन्स होते हैं या जो एयर पैसेज वे है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी वो उस जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं कर पाता है, जिससे क्या होगा हमारी बॉडी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कोई खराबी पैदा हो जाएगी, और इस खराबी के पैदा हो जाने का नाम होता है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, और उसकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स की डिजीज होती है। क्लियर? तो इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बहुत सारी टाइप के पाए जाते हैं, और इसकी वजह क्या होती है, पोल्यूटेंट्स। हवा के अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना वो मोस्टली रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह बनते हैं। और उसके बाद है कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि देहाती इलाकों के अंदर भी जो है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स मौजूद होते हैं। क्लियर बेटा? उसके बाद हमारे पास है ब्रोंकाइटिस। अब सबसे पहले अब इसको देख लेते हैं कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो हमने रीड करने हैं, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, वो कौन कौन से है। वो हमारे पास है ब्रोंकाइटिस, नमूनिया, एम्फिसीमा, एस्थमा, लंग कैंसर। ये 5 जो है ये हमारे बुक के अंदर जो है वो दिए गए हैं। इनमें हम 1 बाय 1 इनको रीड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ब्रोंकाइटिस। हमने ब्रोंकाई से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था कि ब्रोंकाई कहते हैं जब हमारी जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया जब डिवाइड होती है तो वो बनाती है ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जब लंग्स में डिवाइडेड होते हैं तो वो बनाते हैं ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, और इन्फ्लेमेशन किसके अंदर हो, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और वो ब्रोंकाई क्या चीज है, मतलब मैं ये टिब्यूल लेके आ रहा हूं और ये टिब्यूल है फॉर एग्जांपल यहां तक आती है, एक ही है, अब आगे जाकर 2 बन जाता है, और फिर आगे वो लंग्स के अंदर जाकर फाइन टिब्यूल्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में कोई भी इन्फ्लेमेशन आ जाए इसका नाम होता है ब्रोंकाइटिस। क्लियर? इसके अंदर हमारे पास है अब उसके बाद एक और पॉइंट है कि अब जो ब्रोंकाइटिस है, एक तो पॉइंट हमने भी पढ़ा कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन हो जाए। हाँ जी, इन्फ्लेमेशन क्यों हो और कैसे हो? इन्फ्लेमेशन इस वजह से हो कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, हो सकता है उसमें कोई वायरस चला गया है जो कि जाके डैमेज कर रहा है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक की जो वॉल्स होती हैं टिब्यूल्स की दीवारों को वो डिस्टर्ब कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास हो सकता है कि कोई इरिटेंट केमिकल चला जाए, उसकी वजह से हो सकता है। भी होगा क्या इसकी वजह से? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वाल में क्या होगा, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होगी, मतलब जो म्यूकस होगा वो एक्सेस अमाउंट में जो है वो रिलीज होगा। अब म्यूकस के एक्सेस अमाउंट में रिलीज होने से क्या होगा, क्योंकि म्यूकस जब एक्सेस अमाउंट में होगा तो वो क्या करेगा, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वाल्स को डैमेज करेगा, और जब वाल डैमेज होंगी तो उससे क्या होगा, उनमें स्वेलिंग होगी, और जो वाल है उसका अंदर वाला जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा। क्लियर है? इसमें देख लेते हैं
नॉर्मल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल एक ब्रोंकाई है, और ब्रोंकाई के अंदर मैंने ये इसका जो है वो डायमीटर शो किया है, ये हमारे पास है, ये एक ट्यूब्यूल है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्रोंकाई है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर चला गया कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ये चला गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जाने के बाद क्या हुआ, इसमें इसकी इंफेक्शन की वजह से एक्सेस अमाउंट में क्या रिलीज हुआ, म्यूकस। और उस म्यूकस ने क्या किया, उस म्यूकस ने इस वॉल को जो है वो इसके अंदर स्वेलिंग प्रोड्यूस कर दी। मैंने ये डायग्राम आफ्टर बनाई है। अब देखिए ये वॉल्स के अंदर स्वेलिंग हो गई है, ब्लैक जो वॉल्स है वो मोटी हो गई है। इससे क्या हुआ, अब जो अंदर का जो डायामीटर है वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ये देखें, इस यहां पर डायामीटर देखें और यहां पर देखें बिल्कुल स्मॉल रह गया, और ये सारा जो है ये स्वेलिंग हो जाएगी। और आपको दरमियान में एक ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा, सिर्फ इतना रह गया। और ये क्या होगा, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाइटिस कहेंगे। क्लियर। अब ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन अगर प्रॉपर लिखना चाहो तो आप क्या कहेंगे, द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर केमिकल्स which result in excessive secretions of mucus into the respiratory tubules and swelling of the tubules wall and narrowing of the tubules called bronchitis। मतलब दोबारा सुन लें कि जब हम ब्रोंकाई और ये ब्रोंक्यूल्स में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई केमिकल चला जाए और उससे इन्फ्लेमेशन हो जाए और इसके रिजल्ट में म्यूकस ज्यादा स्क्रीट हो, और वो म्यूकस के ज्यादा स्क्रीट होने की वजह से जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वाल्व है उनमें स्वेलिंग हो जाए,